नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास गोला बारूद पार्ट 6। तुम कुछ बात करने को कह रहे थे। 2 पल पहले छाई खामोशी को तोड़ती हुई कविता देसाई बोली। हाँ, देवराज चौहान ने सर स्वर में कहा। मैं तुम्हारे भविष्य का प्रोग्राम जानना चाहता था। मैं समझी नहीं। कविता देसाई वास्तव में कुछ नहीं समझ पाई थी। तुम्हें गोल्ड चाहिए? कविता एकाएक कुछ नहीं बोली। जवाब देती जाओ। हाँ, वह तो अब तुम्हें मिलेगा नहीं। क्यों? क्यों का मतलब भी तुम अच्छी तरह जानती हो। देवराज चौहान का स्वर कठोर हो गया। हम सोना बांट सकते हैं। तुम इस वक्त गोल्ड में हिस्सा पाने की स्थिति में नहीं हो। कविता के होंठ भिंच गए। और अगर मैं गोल्ड पाने की स्थिति में आ गई तो? नहीं आ सकती। यह वहम अपने दिमाग से निकाल दो। मैं खामखा तुम्हें शूट नहीं करना चाहता, वरना तुम्हें गोली मारकर कप का एक तरफ सरका दिया होता। देवराज चौहान ने खतरनाक स्वर में कहा। तुमने मुझे वैन के नीचे कुचलने की चेष्टा की। यह बात मैं यह सोचकर भूल जाता हूँ कि तुमने मुझे नहीं, ठक्कर पापा जैसे बेनाम आदमी को कुचलने की चेष्टा की थी। और जिस गोल्ड को तुम पाना चाहती हो उसके हिस्से हो चुके हैं। हिस्से हो चुके हैं? कविता देसाई के होठों से अजीब सा स्वर निकला। हाँ, किसको क्या मिलना है यह तय हो चुका है। बाहरी बंदे की कोई गुंजाइश नहीं है। कविता देसाई की आंखों में कहर के भाव उभरे। तुमने अपनी झोली में कितना डाला है? फूटी कौड़ी भी नहीं। वाह, तो देवराज चौहान जैसा इंसान इतना गंभीर मजाक भी करना जानता है। यह मजाक नहीं, सच है। इस सच पर कोई भी यकीन नहीं कर सकता। देवराज चौहान, 70 करोड़ के सोने के लिए तुम अपनी जान की बाजी लगाने पर तुले हो, मरने मारने पर उतारू हो, और सोना हाथ आने पर उसमें से कुछ भी नहीं ले रहे। शायद तुम्हें खुद भी विश्वास नहीं होगा कि तुम ठीक कह रहे हो। कविता का स्वर तीखा हो गया था। तुम्हारा कहना अपनी जगह पर सही है। देवराज चौहान की निगाहें पेड़ों के झुरमुट की तरफ लगी थी, जहां पर वैन और उनका शिकार मजूमदार मौजूद था। लेकिन 70 करोड़ का यह सोना मौत का खेल खेलकर, जान की बाजी लगाकर हासिल करके मुझे डाबर वागले को सौंपना पड़ रहा है। कविता देसाई मन ही मन जोरों से चौंकी। डाबर वागले को? हाँ, क्योंकि मेरे दोस्त को डाबर वागले ने कैद कर रखा है, और उसे वे तभी आज़ाद करेंगे जब मैं उन्हें 70 करोड़ का सोना तलाश करके उनके हवाले कर दूंगा। इसलिए यह सब मुझे करना पड़ रहा है। वाह, तो देवराज चौहान जैसा इंसान इतना बेबस हो गया कि मैं कोई तूफान तो हूँ नहीं, और चक्रव्यूह में फंसकर कोई भी मजबूर हो सकता है। सोना डाबर वागले के हवाले क्यों करते हो? अपने दोस्त को उनसे वैसे ही हासिल कर लो। कर तो सकता हूँ, परंतु ऐसी कोशिश में वे लोग मेरे दोस्त की जान भी ले सकते हैं। दोस्त के लिए 70 करोड़ का सोना हाथ से कमा रहे हो? उस दोस्त के लिए तो मेरी जान भी कम है। तुम अपनी बात करो। देवराज चौहान की आवाज़ में कठोरता भर आई। मेरा कहा तुम्हारी समझ में आया कि नहीं? अब तुम क्या चाहती हो? कविता ने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, देवराज चौहान गुर्राया। इस समय तुमने मुझे रिवॉल्वर पर रखा हुआ है, इसलिए तुम्हारी बात मानने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुम जो कहोगे, कह रहे हो, वह मुझे मंजूर है, कविता देसाई ने स्पष्ट स्वर में कहा। कब तक के लिए मंजूर है? जब तक तुम्हारी रिवॉल्वर ने मुझे मजबूर कर रखा है। देवराज चौहान को मानना पड़ा कि कविता देसाई तेज और बहुत हिम्मत वाली औरत है। वह बखूबी जानती है कि उसके किसी जवाब पर उखड़कर उसे शूट कर सकता है। इस पर भी उसने स्पष्ट इशारा किया कि अब तो यह सब चल जाएगा, परंतु बाद में वह पीछे नहीं हटेगी। मैं चाहता हूँ जब तक सोने को मैं यहाँ से नहीं ले जाता, तब तक तुम्हारी तरफ से कोई हरकत ना हो। ऐसा कुछ भी ना हो कि तुम्हें शूट करने का मुझे बहाना मिले। देवराज चौहान गुर्राया। माना, स्पष्ट कहो। जब तक तुम सोना लेकर यहाँ से चले नहीं जाते, मैं कुछ नहीं करूँगी। किसी गफलत में मत रहना। अगर तुम यह सोचो कि मौका पाकर कुछ, निश्चिंत रहो। मैं इस बात को याद रख रही हूँ कि सामने खड़ा इंसान देवराज चौहान है। देवराज चौहान उसकी गर्दन से रिवॉल्वर की नाल हटाकर बोला। घूमो। कविता देसाई घूमी। अंधेरे में दोनों की आंखें मिली। हिलना मत, मैं तुम्हारी तलाशी लेने जा रहा हूँ, देवराज चौहान ने चेतावनी दी। मेरे पास कोई हथियार नहीं है। देवराज चौहान ने अंधेरे में उसके शरीर की अच्छी तरह तलाशी ली। वह सच कह रही थी, उसके पास कोई हथियार नहीं है।
देवराज चौहान सीधा खड़ा हुआ। मैं तुम्हें फिर कह रहा हूँ, कोई चालाकी करने की चेष्टा मत करना। कविता ने देवराज चौहान की बात का कोई जवाब नहीं दिया। देवराज चौहान शंकर नाग की तरफ पलटा। शंकर नाग नाम बोला था तुमने अपना? शंकर नाग ने फौरन सिर हिलाया। देवराज चौहान जैसी खतरनाक हस्ती को सामने पाकर वह तो वैसे ही डूबा जा रहा था। कहाँ मामूली चोर और कहाँ देवराज चौहान। तुम्हारा क्या इरादा है? मेरा कोई इरादा नहीं, शंकर नाग ने जल्दी से कहा। सोना? नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, शंकर नाग ने जल्दी से कहा। देवराज चौहान ने समझने वाले अंदाज में सिर हिलाया। भविष्य में चादर देखकर ही पांव पसारा करो। ऐसे किसी काम में हाथ मत डालो जो बस के बाहर का हो। बस के बाहर? शंकर नाग के होठों से निकला। हाँ, जो तुम कर ना सको। तुम्हें किसने कहा यह या कोई काम मेरे बस का नहीं है? शंकर नाग संभलकर सामान्य स्वर में कह उठा। इंसान के बस का हर काम है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मुझे मरना मारना खून खराबा पसंद नहीं, इसलिए बड़े कामों से दूर रहने की चेष्टा करता हूँ। यह काफ़ी मोटी रकम का मामला था, इसलिए बीच में आ गया, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि इस मामले में इतने खतरनाक लोग हाथ डाले बैठे हैं। अगर मालूम होता तो मैं किसी भी सूरत में इस काम में हाथ न डालता। वह तो उल्लू के पट्टे पुजारी सिकंदरानाथ के चक्कर में इस फेर में आ गया। कहते हुए शंकर नाग के दांत पर दांत भिज गए। देवराज चौहान के होठों पर हल्की सी मुस्कान की रेखा उभरी। अब तो तुम शांत हो? हाँ, मुझे सोना नहीं चाहिए, शंकर नाग ने फौरन सिर हिलाकर कहा। कविता देसाई का साथ पाकर किसी तरह की शरारत करने की चेष्टा मत करना, सवाल ही पैदा नहीं होता। कविता देसाई शांत खड़ी थी और उसकी शांत रहने का मुख्य कारण यह था कि वह जानती थी अब देवराज चौहान का अगला कदम वैन में मौजूद मजूमदार को उड़ाने का होगा, और मजूमदार का उड़ना तो वैसे भी लाजमी था। इसलिए उसने मजूमदार का किस्सा खत्म होने तक शांत रहने का फैसला किया। उसके बाद ही वह सोचेगी कि उसे क्या करना है। मजूमदार और देवराज चौहान में से कोई भी मरे, उसका एक दुश्मन तो खत्म होता ही है। यही सब विचार थे जो कविता देसाई को शांत रखे हुए थे। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर थामे सतर्क मुद्रा में खड़े जयंत कुमार को देखा। समझे जयंत कुमार? सब कुछ समझ रहा हूँ, मुझे वैन वाले को संभालना है, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। और तुम इन दोनों को रिवॉल्वर के निशाने पर रखो, जरा भी ज़रूरत महसूस करो तो इन्हें शूट कर देना। चिंता मत करो, रहम मैं अजमेर में ही छोड़ आया हूँ। जयंत का स्वर खूंखार उठा। देवराज चौहान की दरिंदगी भरी निगाह वैन और पेड़ों के झुरमुट की तरफ उठ गई। जयंत ने कविता और शंकर नाग को अपने ढंग से कवर कर लिया था। वह सतर्क था, तैयार था कि इन दोनों में से कोई गलत हरकत करे और वह उन्हें शूट करे। इस समय ना तो उसका ध्यान गोल्ड की तरफ था और ना ही अन्य किसी वस्तु की तरफ। उसके जहन में, आंखों में कविता और शंकर नाग ही थे, क्योंकि वह इस बात को समझ रहा था कि इन दोनों ने कोई गड़बड़ कर दी तो देवराज चौहान का सारा खेल बिगड़ सकता था, सोना हाथ से जा सकता था और उसके पल्ले पड़ने वाला 10 करोड़ भी गया। अगले ही पल देवराज चौहान हाथ में रिवॉल्वर थामे एड़ियों के बल खूंखार अंदाज में बिजली की गति से घूमा और दरिंदगी भरे स्वर में गुर्राया। डोंट मूव, जो जहां है वहीं रहे। कविता देसाई, शंकर नाग और जैन भी चौंके, परंतु जैन ने अपनी पोजीशन, अपनी मुद्रा से हटने का प्रयत्न नहीं किया, ना ही कविता और शंकर नाग को ज्यादा हिलने का मौका दिया। तुम दोनों ऐसे ही रहो, जैन ने वहशी स्वर में कहा। कविता, शंकर नाग अपनी जगह पर ही रहे। देवराज चौहान की खूनी निगाह 3 फीट ऊंचे और 2 फीट चौड़े पहाड़ी पत्थर पर टिकी थी, जिसके पीछे चांद की रोशनी में किसी के सिर का एहसास हो रहा था। देवराज चौहान को पीछे हल्की सी सरसराहट का एहसास हुआ। तभी वह पलटा और उसी पल उसने किसी को उस चट्टानी पत्थर के पीछे जुबकते देखा था। कई पलों तक वहां मौत का सा सन्नाटा छाया रहा। मैं जानता हूं तुम चट्टानी पत्थर के पीछे हो, उठो और हाथ ऊपर करके सामने आ जाओ। खामोशी पुनः व्याप्त हो गई। मैं ज्यादा इंतजार नहीं करूंगा, देवराज चौहान फुफकारा। फिर शांति। देवराज चौहान के चेहरे पर भयानक भाव उभर आए। तुम देवराज चौहान हो? एकाएक चट्टानी पत्थर के पीछे से आवाज आई। देवराज चौहान चौंका, फिर उसके चेहरे पर छाया तनाव कम होने लगा। उसने स्वर पहचान लिया था, वह दौलत राम का था। आजा अब। जयंत अपनी ड्यूटी पर अडिग था। इधर मर, वहां क्या कर रहा है? दौलत राम चट्टान के पीछे से निकला
और पास आ पहुंचा। तुम्हें यहाँ देखकर मुझे हैरानी हो रही है, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। ऐसी ही हालत तुम लोगों को यहाँ देखकर मेरी हो रही है। दौलत राम मुस्कुराया। तू पहुंचा कैसे? जयंत कुमार अपनी मुद्रा में खड़ा था। दौलत राम ने अंधेरे में भी कविता देसाई को पहचान लिया था। कविता देसाई को इस तरह बेबस देखकर दौलत राम चौंका था। फिर उसके चेहरे पर जहरीली मुस्कान रेंगती चली गई थी। तो यह हूर परी भी यहाँ खड़ी है? दौलत राम व्यंग से बोला। कविता देसाई ने जैसे दौलत राम के शब्द सुने ही नहीं। हूर परी की बात बाद में करना, जैन ने कहा। पहले काम की बात कर, यहाँ हालात कुछ ठीक नहीं है। दौलत राम ने देवराज चौहान को देखा। दोनों में बात हुई। एक दूसरे के हालात के बारे में उन्होंने जाना। सब कुछ जानने सुनने के पश्चात देवराज चौहान ने कहा, दौलत राम, तुम पठानिया के पास जाओ, उसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं। क्यों? उसके पास ग्रेनेड है। वह किसी मौके पर ग्रेनेडों का इस्तेमाल कर गया तो हमारी खैर नहीं, क्योंकि रिवॉल्वर से ग्रेनेडों का मुकाबला नहीं किया जा सकता, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। और फिर शायद कुछ देर बाद मुझे वैन को यहाँ से ले जाना पड़े। ऐसे मौके पर वह ग्रेनेडों का इस्तेमाल अवश्य करेगा। बात दौलत राम की समझ में फौरन आ गई। फूट ले, जयंत कुमार बोला। तो फिर मैं कहाँ मिलूं? जहाँ मिल लेंगे बाद में मिल लेंगे, जयंत कुमार झल्लाया। अभी जो कहा है वही कर। दौलत राम पलटा और बिना कुछ कहे तेजी से अंधेरे में गुम होता चला गया। देवराज चौहान पलटा। ठीक है, देवराज चौहान के होठ भिंच गए। ठीक, जयंत कुमार की आवाज में विश्वास का पुट था। देवराज चौहान के मौत से भरे कदम उठे और पेड़ों के झुरमुट की तरफ उठ गए। वहां पर वैन खड़ी थी जिसमें 70 करोड़ का सोना मौजूद था। सावधानी व सतर्कता से भरे कदम उठते रहे, उस वैन की तरफ बढ़ते रहे। हाथ में रिवॉल्वर थमी हुई थी। देवराज चौहान के चेहरे पर सर्द कठोर भाव छा चुके थे। सुनील मजूमदार मेटाडोर वैन के अगले हिस्से में स्टीयरिंग के पास सीट पर रिवॉल्वर थामे दुबका पड़ा था। गुप्त अंधेरा था। उसकी सांसों की मध्यम मध्यम सी आवाज वहां गूंज रही थी। वही उसके कानों में पड़ रही थी। नहीं तो हर तरफ मौत का सन्नाटा ही व्याप्त था, और यही सन्नाटा जैसे उसे खाए जा रहा था। पंचम खेड़ा के साथ क्या हादसा पेश आया उसे नहीं मालूम था, परंतु फिर भी वह अंदाजा लगा चुका था कि खेड़ा जिंदा नहीं बचा होगा, मर चुका होगा। खेड़ा पर 2 फायर हुए थे। 2 बार वह चीखा था। दोनों बार चीखने का मतलब कि दोनों गोलियां नाजुक जगह पर लगी हैं, और फिर दूसरी गोली और दूसरी चीख के पश्चात तो एकाएक ही उसकी चीख, आवाज और किसी प्रकार की आहट सुनाई नहीं दी थी। इसी बात से मजूमदार को खेड़ा की मौत का पक्के तौर पर एहसास हो चुका था। मजूमदार ने खेड़ा की तरफ सोचना बंद कर दिया था। वह सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। 70 करोड़ का सोना तो उसके दिमाग में था, परंतु उससे ज्यादा उसके मस्तिष्क में अपनी जान बचाने की फिक्र थी। इस समय वैन उसे मुसीबत का पिटारा लग रही थी। कविता खेड़ा को तो उड़ा चुकी थी, अब उसी निशाने पर रखे होगी। इसी तरह उसकी निगाह टिकी होगी कि वह वैन से बाहर निकले और वह उसे शूट करे, परंतु वह भीतर ही जमा बैठा था। लेकिन वह इस बात को भी जानता था कि ज़्यादा देर इस तरह नहीं रह सकता। उसे बाहर न आते देखकर आखिरकार उसका शिकार करने के लिए वह खतरनाक शिकारी की भांति वैन की तरफ बढ़ेगी। कविता पूरे सोने पर कब्जा जमाने की सोचे बैठी थी, तभी तो उनका मुकाबला कर रही थी। खेड़ा को उसने उड़ा दिया और अब उसकी घात में है। अगर वह उसका साथ चाहती तो आवाज लगाकर उससे बात कर सकती थी। मजूमदार भी पक्की तरह सोच चुका था कि वह कविता को किसी भी हाल में जिंदा नहीं छोड़ेगा, उसे सोना छूने भी नहीं देगा। सोना उसी का है और उसका ही होकर रहेगा। मजूमदार को शिखा की तरफ से काफी उम्मीद थी। वह मंदिर में मौजूद थी। गोली और चीख की आवाज उसने भी सुनी होगी। शांत तो वह बैठने से रही। आखिर वह भी तो कुछ करेगी, क्योंकि इस बात का उसे भी एहसास था कि 70 करोड़ का सोना हाथ से ना निकल जाए जिसे वह पाना चाहती है। जो भी हो, मजूमदार को भरोसा था कि कम से कम उसकी जिंदगी को कुछ नहीं होगा, वह ठीक रहेगा। मजूमदार चाहता तो था कि वैन से दूर हट जाए, सामने खुली जगह की तरफ। इससे वह ज़्यादा सुरक्षित हो सकता था, परंतु वैन से बाहर निकलने में खतरा था। घात में बैठी कविता देसाई उसे उड़ा सकती थी। रिवॉल्वर थामे मजूमदार कुछ इसी प्रकार के विचारों में उलझा हुआ था। वह सतर्क था, सावधान था। रह रहकर उसकी निगाह वैन के पीछे की तरफ उठ जाती थी, जहां 70 करोड़ का सोना मौजूद था।
साथ ही वह यह भी समझ रहा था कि इस वक्त जो मौत का सन्नाटा छाया हुआ है वह आने वाले वक्त के लिए ज्वालामुखी से कम नहीं होगा। स्पष्ट था कि बाहर कुछ हो रहा होगा उसके खिलाफ। कविता घात में उसकी तरफ बढ़ रही हो सकती थी, लेकिन उसकी स्थिति ऐसी थी कि चाहकर भी वह भारी हालत को जा नहीं सकता था। बाहर झांकने का मतलब कहीं से भी गोली आकर उसका सिर फोड़ सकती थी। मजूमदार की सिगरेट पीने की काफी इच्छा हो रही थी, परंतु अपनी इस इच्छा को वह दबाकर रखे हुआ था। रोशनी होना ठीक नहीं था। आखिरकार मजूमदार ने सावधानी से सिर ऊपर उठाया, इस तरह कि बाहर मौजूद कोई भी उसकी इस हरकत को देख न सके। ठीक खिड़की के कोने में आंख सटाकर सावधानी से बाहर फैले अंधेरे को देखने लगा। करीब मिनट भर वह एक आंख इसी तरह अंधेरे में जमाए रहा। हर तरफ उसे शांति ही नजर आई और कुछ भी दिखाई न दिया। मजूमदार को वह शांति पसंद नहीं आई। उसे 100% विश्वास था कि इस सुकून से भरी शांति के पीछे भारी गड़बड़ है। पंचम खेड़ा को गोली मारने के बाद कविता देसाई को वैन के पास आना चाहिए था, परंतु वह नहीं आई थी। जाहिर था उसे वैन में उसकी मौजूदगी का पूरा एहसास था। इसी कारण वह वैन के करीब आने में हिचकिचा रही होगी, या फिर आने का कोई सुरक्षित रास्ता सोच रही होगी। खामखा तो वक्त बिताने से रही। मजूमदार खिड़की से आंख हटाने का विचार कर ही रहा था कि एकाएक ठिठक गया। बाहर झांकती उसकी इकलौती आंख सिकुड़कर छोटी होती चली गई। होठ भिंच गए, चेहरे पर खूंखारता सिमट आई। रिवॉल्वर के गिर्द लिपटी उसकी उंगलियां सतर्क सी हो गई। वह उस साए को देख रहा था जो अंधेरे का हिस्सा बना जमीन के साथ सटार रेंगता हुआ धीरे धीरे वैन की तरफ बढ़ा आ रहा था। अगर उसकी हरकत का आभास न हुआ होता तो वह शायद उसे वैन की तरफ सरकते देख भी न पाता। मजूमदार समझ गया कि फैसले की अंतिम घड़ी आ पहुंची है। कविता देसाई उस पर आखिरी कांटा फेंकने की तैयारी में है, उसकी जान लेने आ रही है। मजूमदार ने खुद को कुछ और ठीक किया। इस समय उसका चेहरा बेहद खतरनाक हो रहा था। ऊबड़ खाबड़ जमीन पर सरकते आते साए को देखते हुए मजूमदार ने सोचा कि वह उसे निशाना बना सकता है कि नहीं। 2 पल सोचने के बाद उसने यही फैसला किया कि अभी फायर करना ठीक नहीं। निशाना चूक भी सकता था। एक तो गहरा अंधेरा और फिर आगे वाला ऊबड़ खाबड़ रास्ते से सरकता हुआ आ रहा था। निशाना चूकने के चांसेस थे, और एक बार निशाना चूकने का मतलब था उसके लिए खेल खतरनाक हो जाता। आने वाली कविता देसाई फिर उसे गोली चलाने का मौका न देती और ना ही उसकी रिवॉल्वर की जद में आती, और फिर उसे साफ करने के लिए कोई तगड़ी ही हरकत कर जाती, यानी तब कुछ भी हो सकता था। सुनील मजूमदार उसी प्रकार पड़ा रहा। साए को जमीन पर रेंगकर वैन की तरफ बढ़ते देखता रहा। साया करीब आता जा रहा था। मौत का छोटा सा नाच कभी भी हो सकता था। एकाएक मजूमदार चौंका। उसे लगा वैन की दूसरी खिड़की की तरफ कोई है। उसके जिस्म में सिहरन दौड़ती चली गई। तो क्या उसे दोनों तरफ से घेरा जा रहा है? मजूमदार एकाएक वहशी बन उठा। चेहरा भेड़िए की तरह खतरनाक हो गया। सब कुछ भूलकर जान देने या लेने की बात सोचकर मजूमदार हौले से उछला और दूसरी तरफ की खिड़की पर रिवॉल्वर सहित झुक गया। आधा सिर और रिवॉल्वर वाला हाथ बाहर था, शूट करने को तैयार, परंतु उसे कोई भी नजर न आया। कई पलों तक वह अंधेरे में आंखें गड़ाए रहा। वह समझ नहीं पाया कि उसने किस प्रकार की आहट सुनी थी, सरसराहट महसूस की थी। तभी वैन के नीचे से उसे बिल्ली निकलकर एक तरफ बढ़ती नजर आई। मजूमदार समझ गया कि पैदा हुई सरसराहट बिल्ली के कारण ही थी। मन ही मन उसने मोटी सी गाली बिल्ली को दी और जल्दी से पलटकर पहले की तरह दूसरी खिड़की पर जा जमा। लेकिन अगले ही पल उसके मस्तिष्क को तीव्र झटका सा लगा। जो साया रेंगता हुआ वैन की तरफ बढ़ रहा था, अब वह कहीं भी नहीं था। मजूमदार आंखें फाड़े अंधेरे में देखता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मजूमदार ने सिर और बाहर निकाला, तब भी कोई फायदा नहीं हुआ। वह साया यानी कि कविता देसाई कहीं भी नहीं थी। सुनील मजूमदार के बदन में सनसनी सी दौड़ती चली गई। जिस्म में भरपूर तनाव भर गया। उसे यह समझते देर न लगी कि कविता देसाई वैन के करीब वहीं कहीं आ पहुंची है। वैन के पीछे, दाएं बाएं या कहीं भी। जाहिर था कि उसने उसे वैन से हिलते और दूसरी तरफ की खिड़की की तरफ जाते देख लिया था, तभी तो सरकना छोड़कर भागकर वैन के करीब आ पहुंची होगी। खतरे का हथौड़ा मजूमदार की खोपड़ी पर पड़ने लगा। यह मेटाडोर अब उसके लिए चूहेदान बन गई थी। भीतर रहता है तो मरता है, बाहर निकलता है तो मरता है।
क्योंकि उसकी जान का ग्राहक वैन के साथ ही कहीं चिपका मौजूद है। बाहर वाला तो कोई भी मुनासिब मौका देखकर भीतर देखकर फायर कर सकता है, उसे निशाना बना सकता है। बाहर वाला तो अगर रिवॉल्वर की नाक भीतर करके भी ट्रिगर दबा दे तो गोली उसे कहीं न कहीं अवश्य लगे, क्योंकि सीट पर वह सीमित जगह पर था और किसी भी तरह से अपना बचाव करने की स्थिति में नहीं था, जबकि वह चाहकर भी वैन की अगल बगल में मौजूद दुश्मन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। एक तो उसे बाहर वाले की स्थिति का आभास नहीं था, ज्ञान नहीं था, और अगर हो भी जाता तो जब तक वह रिवॉल्वर वाला हाथ निकालकर फायर करने की चेष्टा करता तब तक बाहर वाला अपना रिवॉल्वर इस्तेमाल कर चुका होता। सुनील मजूमदार का दिल धाड़ धाड़ बज रहा था, किसी भय या खौफ से नहीं, बल्कि यह सोचकर कि कविता देसाई वैन के किस हिस्से की तरफ छिपी हुई है और अब उसे किस प्रकार घेरने का प्रयत्न कर रही है। दोनों तरफ की खिड़कियों का तो वह ध्यान रख नहीं सकता था और किसी भी एक तरफ से कविता देसाई का रिवॉल्वर वाला हाथ भीतर आ सकता था और उसकी जीवन लीला समाप्त हो सकती थी। मजूमदार फौरन सीधा होकर बैठ गया। अब वह कोशिश कर रहा था कि किसी तरह दोनों तरफ की खिड़कियों पर निगाह रखे, जबकि यह असंभव काम था, परंतु ऐसा करने का अपनी तरफ से वह भरसक प्रयत्न कर रहा था। साथ ही उसने इस बात का निर्णय कर लिया था कि वह इस तरह चूहे दान में फंसकर नहीं मरेगा और अगर इसी प्रकार बैठा रहा तो उसका मारा जाना लाजमी था। ज़्यादा देर वह इस तरह अपना बचाव नहीं कर सकता। अब उसका इरादा एकाएक वैन का दरवाज़ा खोलकर वैन से गोली की तरह दौड़कर आसपास कहीं अंधेरे में छिपकर कविता देसाई को उड़ाने का था। वैसे भी मजूमदार को खुद पर पूरा भरोसा था कि कविता देसाई उसका बात भी बांका नहीं कर सकेगी, वह कुछ भी हो, कितनी भी खतरनाक हो। आखिर वह भी सुनील मजूमदार था, क्राइम की दुनिया में उसका नाम था, और यूं ही नहीं था। मजूमदार धीरे धीरे दूसरी तरफ वाली खिड़की की तरफ सरकने लगा। ऐसा करते समय वह बेहद सावधान था। हाथ में थमी रिवॉल्वर आग उगलने को तैयार थी। वह दूसरी तरफ के दरवाजे के समीप पहुंचा। जरा सा बाहर देखा, सब ठीक नजर आया उसे। वैसे भी उसे बाहर से अभी तक किसी प्रकार की कोई आहट सरसराहट नहीं मिली थी। शायद उसका ख्याल गलत हो, वैन के पास कोई भी ना हो। मजूमदार ने तूफानी झटके के साथ वैन का दरवाजा खोला। मध्यम सी आहट हुई। सामने मोटे तने का पेड़ था। मजूमदार का इरादा वैन से निकलकर पहले उस तने की ओट में आड़ लेने का था। दरवाजा खोलने के साथ ही उसने फुर्ती के साथ बाई टांग वैन के बाहर सीधी जमीन पर रखी और दूसरी टांग बाहर निकालने की चेष्टा में मात्र पल भर के लिए देखा कि उसका बिजली की तरह हरकत करता जिस्म जम गया। वैन के दरवाजे के बाहर फुटबोर्ड के ठीक नीचे से उसे सिर के बाल और किसी चेहरे के झांकने के एहसास के साथ मध्यम सी रिवॉल्वर की झलक मिली, जिसकी नाल का रुख ऊपर की ही तरफ था। जिस तरह वह बीच में लटका सा रह गया था, उसी तरह उसकी सांस भी फंसकर रह गई थी। जैसे वैन से बाहर निकलते समय मजूमदार ने रिवॉल्वर वाला हाथ पल भर के लिए वैन के दरवाजे को पकड़ने के लिए दरवाजे पर रखा था और अब वह हाथ वहीं का वहीं था, उसे हिला भी नहीं सकता था। हिलाने का मतलब था नीचे वाला उस पर कई गोलियां एक साथ चला सकता था। कई पलों तक मौत से भरी स्थिति रही। रिवॉल्वर पास था, हाथ में था, परंतु उसका इस्तेमाल कर सकने की हालत में वह नहीं था। मौत से भरी घबराहट उसकी आंखों के सामने नाची। अब उसके पास इतना भी समय नहीं था कि वह वापस वैन के भीतर प्रवेश कर पाता। मौत का पलड़ा उसके ऊपर भारी था। एक और बात ने उसे सकते की हालत में डाल रखा था। इन चंद पलों में उसे इस बात का पूरी तरह एहसास हो गया था कि नीचे मौजूद जो कोई भी है, कम से कम वह कविता देसाई नहीं है, कोई युवती नहीं है। चंद्रमा की रोशनी में इतनी पहचान तो उसने कर ली थी। यह कौन है जो उसकी जान का ग्राहक बनकर आया है? मजूमदार की निगाह नीचे से झांकते चेहरे पर थी और नीचे वालों की निगाह मजूमदार की तरफ। बहुत अच्छी किस्मत रही तुम्हारी। मजूमदार के कानों में नीचे वालों की आवाज पड़ी। कम से कम 70 करोड़ के सोने के साथ तो बैठकर देख लिया, कैसा लगा ढेर सारे सोने के साथ बैठना? मजूमदार ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। कौन हो तुम? देवराज चौहान। सुनील मजूमदार के बदन में ठंडी सिहरन दौड़ती चली गई। मैं बाहर आ जाऊं? मजूमदार के होठों से सूखा सा स्वर निकला। तुम क्यों कष्ट करते हो? मैं यहाँ इसी सेवा के लिए तो हाजिर हुआ हूँ, तुम्हें वैन से बाहर निकालने के लिए, देवराज चौहान ने ठंडे स्वर में कहा। आवाज में मौत के भाव थे।
तभी बिजली किसी गति से मजूमदार ने रिवॉल्वर वाला हाथ नीचे किया, परंतु ट्रिगर दबाने की नौबत नहीं आई। उसके नीचे झांकते चेहरे के चीथड़े चीथड़े होते चले गए। फायर का तेज धमाका वहां गूंज उठा था। इसके साथ ही देवराज चौहान ने अपना सिर पुनः वैन के नीचे कर लिया था। लोथड़े से भरा चेहरा लिए मजूमदार बोरे की तरह नीचे आ गिरा। देवराज चौहान वैन के नीचे से निकला। कपड़े और सिर के बाल धूल से भरे पड़े थे। उसने नीचे पड़े मजूमदार को चेक किया। वह मर चुका था। रिवॉल्वर अभी भी उसके हाथ में थी। देवराज चौहान ने वैन को चेक किया। आगे के हिस्से में कोई भी नहीं था। पीछे उसे मोटा ताला लटका नजर आया। देवराज चौहान की आंखों में तसल्ली से भरी चमक विद्यमान हो गई थी। देवराज चौहान वापस पहुंचा। जयंत कुमार दोनों को कवर किए उसी पोजीशन में था। सब ठीक है? देवराज चौहान ने पूछा। हाँ, जयंत कुमार के स्वर में उत्सुकता के भाव थे। वैन में क्या हुआ? मजूमदार था। अब नहीं। जयंत की आंखों में 10 करोड़ की चमक उभर आई जो उसके पास आने वाले थे। उनकी बात सुनकर कविता देसाई को भी खुशी हुई कि उसका एक दुश्मन और कम हुआ। बहरहाल वह खुशी उसने जाहिर नहीं होने दी। कविता देखना चाहती थी कि देवराज चौहान अब क्या कदम उठाता है। शंकर नाग तो वैसे ही इन हालात से परेशान लग रहा था। सोने का ख्वाब मन में अवश्य था, परंतु वह भी जान चुका था कि बड़े शिकारी उसके हाथ कुछ भी न लगने देंगे। जान ही बच जाए तो बहुत है। चलो, जयंत कुमार बोला। कहाँ? वैन की तरफ। अभी चलना नहीं है क्या? जयंत का स्वर व्याकुल था। तुम भूल रहे हो, मंदिर के भीतर वह पुजारी सिकंदरानाथ और शिखा हैं। वे हमें शराफत से जाने देंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए बेहतर है उनका टंटा खत्म करके ही यहाँ से जाया जाए। जयंत कुमार के दांत भिज गए। उन सालों को तो मैं भूल ही गया था। और वह पठानिया? जयंत एकाएक बोला। उसकी फिक्र मत करो, दौलत राम उसे संभाल लेगा। संभाल लेगा दौलत राम? हाँ, क्योंकि वह सारे हालात से अच्छी तरह वाकिफ हो चुका है और उसे अच्छी तरह मालूम है कि इस मामले में गड़बड़ होने पर उसे कितना नुकसान हो सकता है। जयंत कुमार ने कुछ नहीं कहा। मैं मंदिर के भीतर जा रहा हूँ। तुम इनकी फिक्र मत करो। देवराज चौहान रिवॉल्वर थामे मंदिर की तरफ बढ़ गया। तभी कविता देसाई बोली। तुम्हें इस सारे काम में कितना कितना मिल रहा है? तुमसे मतलब? यूं ही पूछा था। अब यूं ही मत पूछना। जयंत के होठों से गुर्राहट निकली। चलो, इतना ही बता दो कि देवराज चौहान ने खुद कितना लेने का फैसला कर रखा है? 1 पैसा भी नहीं। मैं नहीं मानती। तुम्हें मनवाने कौन जा रहा है? थोबड़ा बंद करके चुपचाप खड़ी रहो। देवराज चौहान पूरा मंदिर घूम गया। शिखा मेहता कहीं नहीं थी। पुजारी सिकंदरानाथ भी कहीं नहीं था। देवराज चौहान ने मंदिर के ऊपर वाले हिस्से को भी देख डाला, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं मिला। देवराज चौहान के होठ भिज गए। उसे समझने में देर न लगी कि दोनों मंदिर में से गोल होकर अंधेरे में कहीं जा छिपे हैं, और अगर दोनों आपस में मिल बैठे हैं तो हालात को संभालने में और भी कठिनाई हो सकती है। दौलत का नशा दोनों के सिर चढ़कर बोल रहा है। सोचों में डूबा देवराज चौहान पुनः वापस आया। शिखा या सिकंदरानाथ में से कोई भी मंदिर में नहीं है। मेरे ख्याल में वे अंधेरे में ही कहीं पर जा छिपे हैं। उनके पास हथियार भी होंगे। अंधेरे में उन्हें तलाश करना कठिन ही नहीं, खतरनाक भी है। अगर वे दोनों मिल बैठे हैं तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। उनकी तरफ से सावधान रहकर हमें यहाँ से निकल चलना चाहिए। वैसे मुझे पूरा यकीन है कि निकलते समय उनसे हमारी मुलाकात अवश्य होगी। देवराज चौहान का स्वर गंभीर हो गया। वे हमें सोने के साथ कभी भी निकलने नहीं देंगे। तब स्थिति गंभीर रूप धारण कर सकती है, क्योंकि हमारे पास 70 करोड़ का सोना होगा जिसे कि वे हर हाल में पाना चाहते हैं। जयंत कुमार ने सिर हिलाया। ठीक है, निकल चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। जयंत कुमार के स्वर में दरिंदगी का पुट आ गया। एक खतरा और भी हमारे सिर पर मंडरा रहा है जयंत, जिसका तुम्हें ध्यान नहीं। क्या? फायर के धमाके। देवराज चौहान ने होंठ भींचकर कहा। यह खुश्क पहाड़ियों का इलाका है। अभी तक 3 फायर हो चुके हैं और इन धमाकों की आवाज़ पुष्कर जी और अजमेर तक हर हाल में पहुंची होगी, क्योंकि एक तो रात का सन्नाटा है, दूसरी यह जगह पुष्कर जी और अजमेर के लगभग सेंटर में पड़ती है और लगभग दोनों ही जगह बेहद करीब करीब है। इन धमाकों को कोई भी पहचान सकता है कि यह रिवॉल्वर के धमाके हैं। और फिर वह चुंगी, चौबे वाली चुंगी, यहाँ से कठिनता से 2-2.5 किलोमीटर के फासले पर है। बात समझ में आ रही है ना जयंत? सब समझ रहा हूँ। जयंत कुमार ने होंठ भींचकर कहा।
आंखों में व्याकुलता थी और वहां सारे पुलिस वाले मैटाडोर वैन की तलाश में खाना पीना भूलकर डटे पड़े हैं। जयंत कुमार के चेहरे पर चिंता उमड़ी, आंखों में ढेर सारा क्रोध उभरा। यह तो साला गड़बड़ वाला मामला हो गया, भारी हो गया। हाँ, यही मैं तुम्हें समझाने की चेष्टा कर रहा हूँ कि अभी हालात हमारे बस में नहीं है। यहाँ पर शिखा और सिकंदरानाथ हमें रोकने की चेष्टा कर सकते हैं और रास्ते में पुलिस वाले, जबकि हमें खुद को भी बचाना है और सोने को भी। हालात अभी बहुत नाजुक हैं। पठानिया भी सलामत है। जयंत कुमार के स्वर में बेचैनी थी। वह जाने अभी क्या करता है। हाँ, अभी सिवाय सोने से भरी वैन के हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। वैसे तो इतना ही बहुत था, परंतु मैं देख चुका हूँ कि वैन को यहाँ से बाहर निकालने का रास्ता एक ही तरफ से है और काफ़ी संकरा है। वहाँ से हम आनन फानन वैन नहीं ले जा सकते। कहने के पश्चात देवराज चौहान ने कविता को देखा। तुम सुन रही हो मेरी बात कविता देसाई? हाँ, क्या कहती हो? तुम्हारा ख्याल ठीक है। मंदिर के पिछवाड़े तक आने का एक ही रास्ता है, वह भी काफ़ी संकरा है। मैं भी कठिनता से वैन को रात के अंधेरे में यहाँ तक ला पाई थी, कविता देसाई ने शांत स्वर में कहा। देखा जाएगा। जयंत कुमार के होठों से गुर्राहट भरा स्वर निकला। देखा तो जाएगा। देवराज चौहान ने जयंत कुमार को सतर्क किया। और उस संकरे रास्ते पर किसी एक जगह पर सिर्फ एक इंसान छिपकर वैन को नकारा कर सकता है। वैन के 2 टायर बस्ट कर देना ही बहुत है। उसके बाद ना तो वैन वहां से हिल सकेगी, क्योंकि एक के अलावा दूसरी स्टेपनी नहीं होगी, और ना ही हम यहाँ से दूर जा सकेंगे, क्योंकि वैन में पड़ा 70 करोड़ का सोना हमें दूर जाने ही नहीं देगा। जयंत कुमार ने कुछ नहीं कहा। देवराज चौहान का एक एक शब्द सही था। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन अब तुम करना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो? मैं तो बिखरे हालात को समेटकर तुम्हें समझाने की चेष्टा कर रहा हूँ कि खास तौर से इस वक्त हम भारी खतरे में हैं। हमारा यहाँ रहना और यहाँ से वैन सहित निकलना एक समान ही है, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। और यहाँ से निकल चलना ही समझदारी है। यह बात की बात है कि हम सफल हो पाते हैं कि नहीं। अगर यहाँ से निकलने के रास्ते 2-3 होते तो फिर हमारी सफलता लाजमी थी, तब हमें खास खतरा नहीं था। इनका क्या करना है? जयंत कुमार का इशारा कविता और शंकर नाग की तरफ था। अगर ये लास्ट तक हमारे साथ ठीक रहेंगे तो जाते समय इन्हें बेहोश कर जाएंगे, नहीं तो इनकी लाशें यहाँ छोड़ जाएंगे, देवराज चौहान ने बेहद खतरनाक स्वर में कहा। जयंत के कुछ कहने से पहले ही शंकर नाग हड़बड़ाकर कह उठा, मैं तुम लोगों को क्या कह रहा हूँ, आराम से खड़ा हूँ। तो हम भी तुम्हारा कोई बाल नहीं उखाड़ रहे, तुम्हारा सिर सलामत है, जयंत ने सख्त स्वर में कहा। मुंह बंद रख, जब कहा जाए तब फाड़। शंकर नाग ने होठ बंद कर लिए। चलो जयंत, समय बर्बाद मत करो, देवराज चौहान ने कहा। फिर देवराज चौहान और जयंत कविता देसाई और शंकर नाग को कवर किए वैन की तरफ बढ़ने लगे। वे कविता शंकर नाग के प्रति भी सतर्क थे और अन्य खतरे के प्रति भी। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।